A very good day to everyone. This is Ankita Arora from Study Made Easy, engaged in teaching DT IDT for CA Final, both group of mentoring and CA Inter का GST. So CA Inter के GST में भाई सप्लाई पूरा हो गया, सप्लाई का रिविजन वीडियो मिल चुका होगा और मिल ही गया होगा क्योंकि वो अपलोड हो चुका है. देन चार्ज ऑफ जीएसटी में कब जीएसटी चार्ज करना है, आईजीएसटी कब चार्ज करना है, सीजीएसटी कब चार्ज करना है, दैट वी हैव डन. दैट मीन सेक्शन नंबर 9 एंड सेक्शन नंबर 5. और मैंने स्पेसिफिकली अलग से एक वीडियो रिकॉर्ड करके दिया है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी. भाई इज्जत देना बनता था उसको, तो उसको उतनी इज्जत दी है. उसको 30 to 35 मिनट सिर्फ उसको कवर करने में हमने लगाए हैं. उसमें ही हमारा सेक्शन 9 एंड सेक्शन 5 भी है. बट यस, जीटीए को बहुत अच्छे से करना, वेदर इट इज सीए फाइनल, वेदर इट इज सीए इंटर, भाई इंपॉर्टेंट है. इसीलिए बोल रही हूँ इज्जत देना उसको. So now as a part of free lectures, overall videos for the CA Inter, अब हम करने जा रहे हैं क्या, नेक्स्ट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. आज का टारगेट सिंपल है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म खत्म करना है. अब आप मेरी बात सुनो, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है और उसमें जीटीए कर लिया था. अब ये सेकेंड सर्विस आती है मेरी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की. ये सेकेंड सर्विस क्या बोलती है, ये डेडिकेटेड है एडवोकेट्स के लिए. बोलते हैं चाहे आपका इंडिविजुअल एडवोकेट हो या कोई सीनियर एडवोकेट हो या फिर एक फर्म ऑफ एडवोकेट हो. ठीक है, मैं पहले ही क्रक्स बता रही हूँ क्योंकि क्रक्स बताने के बाद मुझे ये सर्विस कराना बहुत इजी होने वाला है. बोलते हैं चाहे कोई इंडिविजुअल एडवोकेट हो या फिर कोई सीनियर एडवोकेट हो या फिर फर्म ऑफ एडवोकेट हो, अगर ये रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी, ये क्या करते हैं, बिजनेस एंटिटी जो क्या है रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं. और ये वर्ड लिखना जरूरी है, अगर ये लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. तो अगर ये क्या करते हैं, रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को क्या करते हैं, लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो इन दैट केस बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आपका क्या होगा, एप्लीकेबल होगा. आपका क्या होगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. फिर से बोल रही हूँ, इंडिविजुअल एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट अगर लीगल सर्विस प्रोवाइड करता है एक रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को, तो आरसीएम है. और यही वो केस है जब आरसीएम है, बाकी सब जगह मेगा एग्जेम्पशन है. अब क्या बोलना चाह रहे हो मैम, मैं ये बोलना चाहती हूँ सबसे पहले कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस लीगल सर्विस. मैम ये लीगल सर्विस से आप क्या समझते हो. लीगल सर्विस मतलब किसी भी तरह की एडवाइस, कंसल्टेशन देना, किसी भी तरह की क्या देना, एडवाइस देना, किसी भी तरह का क्या देना, कंसल्टेशन देना, किसी भी तरह से आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो अंडर एनी लॉ, तो या तो आप क्या देते हो, कंसल्टेशन देते हो, या फिर आप क्या करते हो, असिस्टेंस एडवाइस देते हो या हेल्प करते हो, या फिर रिप्रेजेंटेशन सर्विस देते हो, चाहे कोर्ट, ट्रिब्यूनल, कहीं पे भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो सामने वाले पर्सन को, इसे हम लीगल सर्विस कहते हैं. तो ये कहना चाह रहा है अगर इन लोगों ने ये सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, इन लोगों ने क्या किया, ये सर्विस प्रोवाइड की और एक रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड की है, तब जाके हम बोलेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है. मैम क्या होगा अगर ये बिजनेस एंटिटी अनरजिस्टर्ड हुई, तो मेगा एग्जेम्पशन है. क्या होगा मैम अगर कोई और एनी अदर अनरजिस्टर्ड पर्सन हुआ, कोई और अनरजिस्टर्ड पर्सन हुआ, तब भी क्या है, मेगा एग्जेम्पशन. अगर मैम रजिस्टर्ड पर्सन है, बिजनेस एंटिटी है, आरसीएम है. अगर मैम अनरजिस्टर्ड पर्सन है, मेगा एग्जेम्पशन है. मैम अगर बिजनेस एंटिटी अनरजिस्टर्ड पर्सन है, मेगा एग्जेम्पशन है. मैम रजिस्टर्ड पर्सन तो है बट वो बिजनेस एंटिटी नहीं है, मेगा एग्जेम्पशन है. मैम अगर यही एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट, यही एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट बट डज नॉट इंक्लूड सीनियर एडवोकेट, यही एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट बट आई एम नॉट इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट, अगर ये सर्विस दे किसी एडवोकेट को, फर्म ऑफ एडवोकेट को या फिर सीनियर एडवोकेट को, तो भी मेगा एग्जेम्पशन है. बट अगर एक सीनियर एडवोकेट सर्विस देता है इन लोगों को, तब क्या होगा, तब चार्जेबल टू जीएसटी रहेगा. मैम ये सब बातें जो आप कर रहे हो लिखी कहाँ है, आप तो अपने हिसाब से बताया जा रहे हो. मैं तुम्हें लेके चलती हूँ मेगा एग्जेम्पशन की एंट्री नंबर 45. सबसे पहले मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल करा दूं, आरसीएम कहता है अगर एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट, अगर एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट या फिर हमारा कौन, सीनियर एडवोकेट, हाँ
ये बॉर्डर नहीं आ पा रहा, एक सेकंड मुझे टाइम दो। ठीक है। बोलते हैं कि अगर फर्म ऑफ एडवोकेट, ठीक है, आपका, या फिर आपका इंडिविजुअल एडवोकेट, या फिर आपका कौन सीनियर एडवोकेट, ठीक है, ये लोग अगर क्या देते हैं, सर्विसेज देते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, एडवोकेट, फॉर्म ऑफ एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, अगर ये सर्विस दे रहा है किसी बिजनेस एंटिटी को जो रजिस्टर्ड है, तब तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। पर मैम मेगा एग्जेम्पशन जो आप इतनी सारी बोल रहे थे वो कहाँ लिखा है, तो देखो यही लिखा है। अगर एक फॉर्म ऑफ एडवोकेट, इंडिविजुअल एडवोकेट या फिर सीनियर एडवोकेट ये क्या करता है, सर्विस देता, अदर देन सीनियर एडवोकेट, मेगा एग्जेम्पशन की शुरुआत कर रही हूं और मेगा एग्जेम्पशन में लिखा है अगर एक फॉर्म ऑफ एडवोकेट या फिर इंडिविजुअल एडवोकेट, मेगा एग्जेम्पशन में सीनियर एडवोकेट भी कवर होगा लेकिन वो कुछ अलग से लिखा है, तब हम देखते हो क्या बोलना चाह रहे हैं। बोलते हैं अगर ये लोग सर्विस देते हैं किसी भी एडवोकेट, फॉर्म ऑफ एडवोकेट को, किसी भी पर्सन को जो बिजनेस एंटिटी नहीं है, या फिर किसी भी बिजनेस एंटिटी को जो रजिस्टर्ड नहीं है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को ये लोग सर्विस देते, तो मेगा एग्जेम्पशन। मैम इसका इंटरप्रिटेशन आप क्या निकाल रहे हो, सिंपल सी बात ये कह रही हूं मैं कि अगर अगर क्या होता है, एक एडवोकेट, एक फर्म ऑफ एडवोकेट या फिर मेरा सीनियर एडवोकेट, ठीक है, ये लोग अगर क्या देते हैं, लीगल सर्विस देते हैं, और ये लोग लीगल सर्विस दे किसको रहे हैं, ये लोग अगर लीगल सर्विस देते हैं मेरी बिजनेस एंटिटी को जो एक रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर ये लोग सर्विस भी दे रहे हैं तो एक बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं जो रजिस्टर्ड पर्सन है, तो इस केस में तो मैम पक्का रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म डन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब हम जोड़ते हैं इसको मेगा एग्जेम्पशन से। वहां क्या लिखा है कि अगर एक एडवोकेट और एक फर्म ऑफ एडवोकेट, वहां पे सीनियर एडवोकेट के लिए भी मेगा एग्जेम्पशन है लेकिन कुछ अलग से लिखा है, तो मैं अभी उसी के हिसाब से बोल रही हूं। अगर एक एडवोकेट या फिर एक फर्म ऑफ एडवोकेट ये क्या देता है, लीगल सर्विस देता है, अगर ये लीगल सर्विस किसी और एडवोकेट को दे, फर्म ऑफ एडवोकेट को दे या सीनियर एडवोकेट को दे, मेगा एग्जेम्पशन, ठीक है। लेकिन अगर ये सर्विस वो दे रहे हैं किसको, किसी बिजनेस एंटिटी को जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, मतलब इसका थ्रेशोल्ड लिमिट अभी क्रॉस नहीं हुआ, ये क्या है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तब भी क्या है मैम, मेगा एग्जेम्पशन है। या फिर ये किसी भी पर्सन को दें और वो पर्सन क्या है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, किसी भी पर्सन को दे रहे हैं और वो पर्सन क्या है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है। या फिर ये सर्विस देते हैं किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के एस्टेब्लिशमेंट को, तो भी क्या है, मेगा एग्जेम्पशन। तो मेगा एग्जेम्पशन हर जगह पे है एक्सेप्ट बिजनेस एंटिटी दैट इज रजिस्टर्ड, वहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। अब मैम वो सीनियर एडवोकेट के बारे में क्या लिखा है, वो अलग से कुछ लिखा था ना, व्हाट इज दैट अबाउट सीनियर एडवोकेट, तो बोलते हैं अगर एक सीनियर एडवोकेट ये भी अगर सर्विस देता है किसी बिजनेस एंटिटी को जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, या फिर किसी भी पर्सन को जो क्या है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को देता है, तो क्या है, मेगा एग्जेम्पशन है। तो मैम ये अलग से लिखने की क्या जरूरत थी, तो नोटिस करो, जब मैंने कहा नॉर्मल एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट, नॉर्मल एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट, जब ये सर्विस दे रहे किसी एडवोकेट को, फॉर्म ऑफ एडवोकेट एंड सीनियर एडवोकेट को, नॉर्मल जब सर्विस दे रहा है, मतलब मैं इसको बोलूं, हम बॉटम टू अप जा रहे हैं, बॉटम टू अप मतलब जूनियर सीनियर को दे रहा है, जूनियर किसी फर्म को दे रहा है, जूनियर एडवोकेट को सर्विस दे रहा है, तो मेगा एग्जेम्पशन है। लेकिन जब टॉप टू बॉटम आ रहे तब मेगा एग्जेम्पशन नहीं है, तब चार्जेबल टू जीएसटी है। तो देखो अगर सीनियर एडवोकेट है वो सर्विसेज दे रहा है तो मेगा एग्जेम्पशन की लिस्ट में कवर ही नहीं किया कि अगर ये क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है किसको, किसी एडवोकेट को, फर्म ऑफ एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट को, तो भाई ये टैक्सेबल है। तो यही चीज आपको मेगा एग्जेम्पशन के साथ समझाना
जरूरी थी जो मैंने यहाँ पे आपको समझाई विथ रिलेशन टू एडवोकेट। डन। तो ये थी हमारी कौन सी सर्विस, एडवोकेट रिलेटेड सर्विस। तो एडवोकेट में क्या ध्यान रखना कि कौन किसको सर्विस दे रहा है। अब मैं थोड़ा सा इसमें पूछूं आपसे, जैसा अभी अपन ने पढ़ा उसके हिसाब से आप मुझे ये बताओ। पहला फर्स्ट, अगर एक एडवोकेट नॉर्मल कोई सीनियर नहीं है दूसरे एडवोकेट को देगा, ये भी सीनियर नहीं है, तो क्या मेगा एग्जम्पशन है? यस। हमने अभी पढ़ा एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को सर्विस दे। अगर मैम ये एडवोकेट इंडिविजुअल फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस देगा तो भी क्या मेगा एग्जम्पशन है? यस। अगर एक एडवोकेट फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस देता है तो भी मेगा एग्जम्पशन है। मैम अगर ये एडवोकेट सीनियर एडवोकेट को सर्विस देता है, क्या मेगा एग्जम्पशन है? बिल्कुल है। टॉप टू बॉटम, अगर आप बॉटम टू टॉप जाएंगे, छोटा अगर बड़े को दे रहा है मेगा एग्जम्पशन है। लेकिन यही अगर एक एडवोकेट जो सीनियर एडवोकेट है वो चाहे इंडिविजुअल एडवोकेट को सर्विस दे, वो चाहे फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस दे, वो चाहे किसी और सीनियर एडवोकेट को भी सर्विस दे, टैक्सेशन है। मैम रीजन क्या है? क्योंकि एक सीनियर एडवोकेट ऑलवेज अपने एक्सपीरियंस का एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करता ही है कि आई एम वेरी एक्सपीरियंस, तो कहीं ना कहीं वहां पे जीएसटी लगाना बनता है। लेकिन अगर मैम कोई भी एडवोकेट फर्म ऑफ एडवोकेट या फिर सीनियर एडवोकेट किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे, तब भी ये बिजनेस एंटिटी अगर रजिस्टर्ड है तब भी क्या आएगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेशन आएगा। और मैम वही अगर ये अनरजिस्टर्ड हो जाए या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट हो जाए या फिर बिजनेस एंटिटी अनरजिस्टर्ड हो जाए तो आपका मेगा एग्जेम्पशन आ जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट योर एडवोकेट की सर्विस। अब आते हैं आगे। थर्ड नंबर पे दिया है सेम चीज, अगर एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विस देता है रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को, अगर क्या है एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विसेज दे रहा है किसको? रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को अगर ये सर्विस दे रहा है तो भी क्या होगा? मेगा एग्जेम्पशन, तो भी आरसीएम होगा। मतलब सेम जो एडवोकेट में किया पूरा सब मैं कट कॉपी पेस्ट सेम बोल रही हूँ। अगर एक आर्बिट्रल सर्विस देता है किसको? रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को, आरसीएम है। मगर अगर आर्बिट्रल सर्विस देता है अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को जो रजिस्टर्ड नहीं है, तब क्या है? मेगा एग्जेम्पशन है। अगर मैम ये किसी और अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस देते हैं, मेगा एग्जेम्पशन है। अगर मैम ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को सर्विस देते हैं, मेगा एग्जेम्पशन। मैम ये कहाँ लिखा है? तो ये भी लिख के रखा है आपकी मेगा एग्जेम्पशन में कि अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या देता है, अगर मेरा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या देता है, कोई भी पर्सन को सर्विस देता है, वो कोई भी पर्सन ऑब्वियसली कोई भी हो सकता है, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, तो कोई भी पर्सन को सर्विस दे चाहे वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, मेगा एग्जेम्पशन है। बस वो रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी नहीं चाहिए, क्योंकि अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को भी उसने क्या किया है? मेगा एग्जेम्पशन में ये यहाँ पे कवर किया है। या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देता है, यूनियन टेरिटरी लोकल अथॉरिटी को ये सर्विस देता है, तो भी क्या है? मेगा एग्जेम्पशन ही है। अंडरस्टूड? तो दिस कंप्लीट योर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल वाला पार्ट। फिर अब हम आते हैं नेक्स्ट। मैम यहाँ पे क्या लिखा है नेक्स्ट में? नेक्स्ट बोलते हैं अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं स्पॉन्सरशिप की, किसी गेम्स वगैरह को चीजों का आप स्पॉन्सर करते हैं ना, तो बोलते हैं अगर आप स्पॉन्सरशिप की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं किसी बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को, प्रोवाइड करने वाला लिखा है एनी पर्सन, एंड यू शुड नो दिस थिंग फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सप्लायर कि एनी पर्सन एक रजिस्टर्ड पर्सन भी हो सकता है, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन भी हो सकता है, तो और एक टैक्सेबल पर्सन भी हो सकता है। मतलब कोई भी पर्सन अगर स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर्ड है। अब देने वाला कोई भी हो सकता है, लेने वाला बॉडी कॉर्पोरेट ही होना चाहिए और पार्टनरशिप फर्म। मैम बॉडी कॉर्पोरेट में का क्या मतलब है? बॉडी कॉर्पोरेट इज अ कॉमन टर्म, इसमें एओपी, बीओआई, कंपनी, फॉरेन कंपनी सब कवर हो जाता है। लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट में पार्टनरशिप फर्म कवर नहीं होती, इसलिए उसको अलग से लिखा है। और बॉडी कॉर्पोरेट में कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कवर नहीं होती। तो इसका मतलब अगर मैम हम स्पॉन्सरशिप सर्विस दें कोऑपरेटिव सोसाइटी को, तो क्या आरसीएम लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि आरसीएम लगाने के लिए सप्लायर भी वही चाहिए,
रेसिपिएंट भी वही चाहिए, सर्विस भी वही चाहिए, तभी जाके मेरा क्या लगता है, आरसीएम लगता है। तो इसका मतलब बॉडी कॉर्पोरेट डज नॉट इंक्लूड कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो अगर आप यही सर्विसेज कोऑपरेटिव सोसाइटी को दोगे तो बात नहीं बनेगी। डन। तो ये हो गया हमारा स्पॉन्सरशिप सर्विस। बट डू स्पॉन्सरशिप सर्विस हैव एनी लिंकेज टू मेगा एग्जेम्पशन? यस। बोलते अगर यही स्पॉन्सरशिप सर्विस गेम्स के रिस्पेक्ट में हुई, ये स्पॉन्सरशिप सर्विस क्या हुई, गेम के रिस्पेक्ट में, नेशनल लेवल का गेम है, इंटरनेशनल लेवल गेम है, स्टेट लेवल गेम है, ये मेगा एग्जेम्पशन में लिखा हुआ है। यहां हम इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा नहीं है, जो इंपॉर्टेंट थी वो मैं साथ में मेगा एग्जेम्पशन की कराई। हम ये वाली चीज क्या करेंगे, जब मेगा एग्जेम्पशन पढ़ रहे होंगे तब मैं इसको वापस से पिकआउट करूंगी और बोलूंगी याद है आरसीएम में ये वाला करा था हमने, तब आपको करूंगी। बट अभी के लिए आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि अगर स्पॉन्सरशिप सर्विस गेम्स वाली है तो भी क्या होता है, मेगा एग्जेम्पशन। मतलब कोई भी पर्सन अगर मैम बॉडी कॉर्पोरेट को गेम्स वाली स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा है, मेगा एग्जेम्पशन है, आरसीएम नहीं लगेगा। देन नेक्स्ट आते हैं, अगर सर्विस, यहां बोला है कि सर्विस गवर्नमेंट अगर क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है किसी भी बिजनेस एंटिटी को जो रजिस्टर्ड, गवर्नमेंट कोई भी सर्विस प्रोवाइड करे, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एक रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को, मेगा एग्जेम्पशन तो आरसीएम। मैम यहाँ पे स्पॉन्सरशिप सर्विस की बात कर रहे थे या आर्बिट्ररी ट्रिब्यूनल की बात कर रहे थे, इससे पहले लीगल सर्विस की बात कर रहे थे। गवर्नमेंट के केस में टाइप ऑफ सर्विस ही कवर नहीं किया, उन्होंने बोला गवर्नमेंट बस सर्विस प्रोवाइड करे, बिजनेस एंटिटी मतलब किसी भी तरह की सर्विस अगर गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आएगा। इतनी बड़ी बात कर दी ना इन्होंने इन वर्डिंग्स के थ्रू कि कोई भी सर्विस अगर बिजनेस एंटिटी को गई, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आएगा। मतलब मैं एक बिजनेस एंटिटी हूं, बिजनेस एंटिटी ने एक छोटा सा लाइसेंस भी लिया है तो उस बिजनेस एंटिटी को तुम रजिस्टर करवा दोगे, बिकॉज इट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बात तो बहुत बड़ी और बहुत ही ज्यादा गहरी हो गई। तो फिर यहाँ पे हमें आगे चल के मेगा एग्जेम्पशन का चैप्टर ओपन करना होगा, और मेगा एग्जेम्पशन के चैप्टर में तुम्हें पता चलेगा इतनी सी गलती की इतनी बड़ी पेनल्टी की एक लिस्ट लिखी हुई है कि कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और उस पर मेगा एग्जेम्पशन है। मतलब कोई जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा तो रिवर्स चार्ज कैसे लगाओगे? अंडरस्टूड? तो यहाँ पे पहले तो बोला सर्विस अगर गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है, बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड को प्रोवाइड की है, मेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फिर धीरे से इन्होंने बोला ऐसी कौन कौन सी सर्विस बिजनेस एंटिटी को जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी एंड स्टिल इट वुड बी अ मेगा एग्जेम्पशन। तो हम इसे पढ़ेंगे कहाँ पे, मेगा एग्जेम्पशन में, इसके लिंकेज को पढ़ेंगे। अदरवाइज आरसीएम तो मैंने बता दिया क्या हो, पर जैसे आप ये मेरे साथ पढ़ रहे थे ना, पढ़ते पढ़ते ये देखो, सर्विस प्रोवाइड करने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट दिस सर्विस, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी अगर ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, आरसीएम है पक्का अगर बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड है। बट ये जो सर्विसेज अब हम बताने जा रहे हैं, ये जो सारी सर्विसेज हम क्या करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, इस पे फॉरवर्ड चार्ज ही रहेगा। टैक्स तो लगेगा, लेकिन लगेगा कौन सा टैक्स? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। अगर आप रेंट पे देते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आप क्या करते हो सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से रिलेटेड देते हो, तब भी क्या लगेगा? रिवर्स तुम्हारा फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। अगर सर्विस एयरक्राफ्ट वेसल से रिलेटेड है, मतलब एयरक्राफ्ट और वेसल की कोई भी सर्विस हो इनसाइड आउटसाइड इट्स प्रीसेंट, तो भी क्या है? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर है, तब भी क्या है? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। कहना आप ये चाहते हो मैम, अगर गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रही है बिजनेस एंटिटी को जो रजिस्टर्ड है, तो ऐसे तो क्या है? आरसीएम है। लेकिन अगर यही सर्विस रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली हुई, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तब आप बोल रहे हो कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होता है। हाँ, मैंने अब तक तो यही कहा, लेकिन जैसे अब मैं तुमको 5A पढ़ाऊंगी, ये वाला जैसे मैं क्या करूंगी, तुमको 5A पढ़ाऊंगी, मेरे वर्डिंग्स थोड़े से चेंज हो जाए। अब 5A क्या बोलता है मैम? 5A बोलता है फिर वही गवर्नमेंट ने सर्विस प्रोवाइड की एंड रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी प्रोवाइड किया। गवर्नमेंट ने सर्विस प्रोवाइड की, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ही है। अभी भी तो पहले वही पढ़ा था, ये ही तो वही पढ़ रहे हो कि गवर्नमेंट अगर सर्विस प्रोवाइड करता है किसी भी बिजनेस एंटिटी को, तो आरसीएम होता है।
यहाँ पे भी बोल रहे गवर्नमेंट अगर सर्विस, अब सर्विस बता दी कौन सी, इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे देता है गवर्नमेंट, तो ये तो मैम आरसीएम हो गया। हाँ, लेकिन किसको दे रहा है? एनी रजिस्टर्ड पर्सन। गवर्नमेंट अगर किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को देता है तो आरसीएम। तो मैम समझ नहीं आया, यहाँ आप बोले थे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉरवर्ड चार्ज, अब यहाँ पे आके आप बोल रहे हो ये रिवर्स चार्ज है। देखो, इन जनरल रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस अगर गवर्नमेंट देता है, गवर्नमेंट क्या करता है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस देता है, तो वो फॉरवर्ड चार्ज है, यस। लेकिन अगर यही सर्विस गवर्नमेंट ने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी तो आरसीएम होगा। मतलब अगर गवर्नमेंट यही सर्विस किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को देगा तो फॉरवर्ड चार्ज है, जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा था। और अगर यही सर्विस उसने किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को दी तो गवर्नमेंट बोलता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई करना पड़ेगा। तो इन जनरल इट इज फॉरवर्ड चार्ज, बट इफ इट इज गिवन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन देन इट इज अ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट। अंडरस्टूड? फिर बोलते हैं, ये तो गवर्नमेंट की बात है, फिर बोलते हैं कोई भी पर्सन अगर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग देगा किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, कोई भी पर्सन हो सकता है, रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, गवर्नमेंट भी यहाँ पे आ जाती है। कोई भी पर्सन अगर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग देता है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, वो भी क्या है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ज्यादा डिटेल में मैं यहाँ पे सीए इंटर लेवल पे नहीं जा रही हूँ, वरना 1, 2 और ये जो तीसरी सर्विस जिसने बताया था रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉरवर्ड में आती, इन तीनों का लिंकेज बनता है जो सीए इंटर के लिए इतना ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, बट लिंकेज बनता है। पहला ये कि अगर गवर्नमेंट ने सर्विस प्रोवाइड की रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन जनरल केस फॉरवर्ड होता है, बट अगर गवर्नमेंट इसे एक रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड कर रही तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और यही गवर्नमेंट अनरजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड करती है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है। डन। अगर गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है, तो ये बात है। अब यहाँ पे बोलते हैं अगर हम कोई भी पर्सन सर्विस प्रोवाइड करता है रेसिडेंशियल ड्वेलिंग को रेंट पे देने की, तो एनी पर्सन ऑलरेडी इंक्लूड गवर्नमेंट, तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट वाले पॉइंट कवर हो गया, ठीक है। तो बोलते हैं देखो, कोई भी पर्सन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग दे रजिस्टर्ड पर्सन को तो भी क्या है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना, क्या मैम कोई भी पर्सन अगर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग देगा रजिस्टर्ड पर्सन को तो आपका क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। कोई भी पर्सन अगर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग देगा अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो मेगा एग्जेम्पशन आएगा भी आगे। और मैम कोई भी पर्सन अगर अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग दे, तो कोई भी पर्सन अगर अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग दे किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को, तो फॉरवर्ड चार्ज। बट मैम यहाँ पे एक चीज समझना, यहाँ स्पेसिफिकली रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग ही लिखा था, बट यहाँ लिखा है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे वह रेसिडेंशियल हो या रेसिडेंशियल नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता। वेदर इट इज रेसिडेंशियल और वेदर इट इज नॉट रेसिडेंशियल फर्क नहीं पड़ता। यहाँ लिखा है मैम रेसिडेंशियल ड्वेलिंग मतलब घर ही रेंट पे देना, यहाँ लिखा है इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी में तो लैंड भी आता है। बोलते गवर्नमेंट चाहे लैंड दे या फिर बिल्डिंग दे, चाहे रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो आरसीएम है, आंख बंद करके। लेकिन अगर कोई भी पर्सन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग दे रहा है यहाँ पे अदर पर्सन को, मतलब गवर्नमेंट के अलावा कोई भी सिर्फ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग देगा तो आरसीएम है। गवर्नमेंट कोई भी चीज रेंट पे दे, आरसीएम है अगर रजिस्टर्ड पर्सन है। लेकिन गवर्नमेंट के अलावा कोई और बंदा है तो सिर्फ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है तो आरसीएम है, अदरवाइज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। समझ में आया? आई होप आना ही चाहिए, नहीं आया तो कमेंट में लिख के दो। ये तीनों चीजें इंटरलिंकेज में चल रही हैं, कमेंट में लिख दो। मैं वंस मोर हो जाए तो मैं किसी मतलब इसके नेक्स्ट वीडियो में, रिवीजन वीडियो में इसे और एम्फेसाइज कर दूंगी, ठीक है। चलो
फिर आगे आते हैं, अगर डायरेक्टर बॉडी कॉर्पोरेट या बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विसेज देता है, अगर मेरा डायरेक्टर क्या करता है, बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी को सर्विस देता है, तो बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी को ही क्या करना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है मैम, ये डायरेक्टर कौन होना चाहिए, क्या ये क्या डायरेक्टर मैम, डायरेक्टर, अरे तुमने मेरे साथ पढ़ा, डायरेक्टर एम्प्लॉय भी हो सकता है, डायरेक्टर अदर देन एम्प्लॉय भी हो सकता है। तो अब मेरी बात सुनो, मेरा जो डायरेक्टर है, ठीक है, अगर मेरा डायरेक्टर एम्प्लॉय बन गया, मतलब ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है, एम्प्लॉय है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अगर मेरा डायरेक्टर एम्प्लॉय है, यस मैम है, और इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो क्या करता है मैम, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, हाँ मैम, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो सर्विस प्रोवाइड करता है। तो अगर मेरा डायरेक्टर एक एम्प्लॉय है, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो सर्विस प्रोवाइड करता है, तो मैम एम्प्लॉय इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इफ प्रोवाइड एनी सर्विस टू द एम्प्लॉयर, क्या याद आया, शेड्यूल 3, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। तो जब ये मैम सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस ही नहीं है, तो यहाँ पे मैम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि टैक्स ही नहीं लगेगा। इसका मतलब अगर मेरा एम्प्लॉय है, हाँ, एम्प्लॉयमेंट में सर्विस देता है, हाँ, तो शेड्यूल 3 भी है, हाँ, शेड्यूल 3 बोलता है नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, तो आरसीएम को कहेंगे ना, क्योंकि टैक्स ही नहीं लगेगा, तो आरसीएम और फॉरवर्ड क्या। लेकिन मैम अगर ये मेरा एम्प्लॉय नहीं है, ये मेरा क्या है, रुको, ये मेरा एम्प्लॉय नहीं है, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉय नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट में कोई सर्विस भी नहीं दे रहा होगा, तो मैम शेड्यूल 3 नहीं आएगा, क्योंकि तब वो प्रोफेशन वाली सर्विस दे रहा है, 194J में उसका टीडीएस डिडक्ट होता होगा, यहाँ लगेगा तुम्हारा आरसीएम, हाँ, यहाँ पे तुम बोलोगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। दूसरा, मैम ये मेरा एम्प्लॉय है, हाँ एम्प्लॉय है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई सर्विस नहीं दे रहा, अदर देन एम्प्लॉयमेंट कोई सर्विस चाहिए मेरे एम्प्लॉयर को, वो दे रहा है, तो मैम यहाँ पे भी शेड्यूल 3 एप्लीकेबल नहीं होगा ना। और यहाँ पे भी क्या आएगा, हो सकता है 194J प्रोफेशनल कोई सर्विस दे रहा हो अदर देन एम्प्लॉयमेंट, तो भी क्या लगेगा, मेरा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। मतलब यहाँ पे जो मेरा डायरेक्टर है, वो डायरेक्टर अगर एम्प्लॉय बन गया, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में वो कोई सर्विस दे रहा है, तो शेड्यूल 3 आएगा। और शेड्यूल 3 नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस कहता है, तो वहां पे आरसीएम भूल के भी अप्लाई करके मत आ जाना। डन, चलो। देन मैम अगर मेरा इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कंपनी को कोई सर्विस देता है, तो ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनी को ही क्या करना पड़ेगा, कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। इसके बाद अगर मैम मेरा रिकवरी एजेंट बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को कोई सर्विस देता है रिकवरी रिलेटेड, एनपी हो गया अकाउंट एनपी हो गया, तो हमको पैसा कहां से मिलेगा, रिकवरी एजेंट लाके देंगे। तो रिकवरी एजेंट अगर बैंक और एनबीएफसी को कोई सर्विस देता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को कोई सर्विस देता है, तो बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को ही क्या करना पड़ता है, कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं आरसीएम में। फिर मैम आता है सर्विस बाय फोटोग्राफर, कंपोजर। देखो कोई एल्बम बनानी है, कोई मूवी बनानी है, तो म्यूजिक भी चाहिए, आर्टिस्ट भी चाहिए, फोटोग्राफर भी चाहिए, कंपोजर भी चाहिए। ये लोग जब किसी म्यूजिक कंपनी को सर्विस देते हैं या प्रोड्यूसर को सर्विस देते हैं, तो बोलते हैं कि इन लोगों की सर्विसेज पे भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ही है। पहले हम 10 तक करते हैं, फिर 10 से फिर से मैं पूरा एक रिवाइज करा दूंगी, ये सर्विस मैंने आपको बताई है। फिर ऐसे ही बोलता है कि अगर कोई ऑथर मैम जो बुक लिखता है, वो क्या करता है, जैसे मैंने कोई बुक लिखी हो और मैंने पब्लिशर को बोला कि मैं तुम्हें राइट देती हूँ कि इस बुक को तुम प्रिंट कर सकते हो, मैं तुम्हें राइट देती हूँ कि तुम इस बुक को क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। मतलब मैं उसे कॉपीराइट एंजॉय करने दे रही हूँ, कि कॉपीराइट मैं तुम्हें देती हूँ कि तुम इसे सेल करो, इसे प्रिंट करो, कॉपीराइट, एंजॉयमेंट ऑफ कॉपीराइट। तो ये भी एक सर्विस है, टेंजिबल इंटेंजिबल कुछ जा रहा है, दिस इज ऑल्सो सर्विस। तो बोलते इस सर्विस में पब्लिशर को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ेगा। बट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और इन्होंने दिया है कि ऑथर चाहे तो ऑथर के पास ऑप्शन है, अगर ऑथर डिक्लेरेशन देता है कि पब्लिशर को रहने दो, मैं फॉरवर्ड चार्ज में सारे कंप्लायंस करने के लिए रेडी हूं, यहाँ पे ऑथर के पास एक ऑप्शन है। ऐसे तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, लेकिन अगर ऑथर ऑप्शन लेता है, चूज करता है कि मैं क्या करूंगा, मैं ही क्या कर देता हूँ, सारे की सारे कंप्लायंसेस कर देता हूँ, और इस चीज का वो लिख के डिक्लेरेशन देता है,
और ये जब उसने लिख के डिक्लेरेशन दिया, वो विद इन 1 ईयर चेंज नहीं कर सकता, मतलब एक बार ऑप्शन दिया तो 1 ईयर के लिए वैलिड रहेगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, फिर यहाँ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा फिर तुम्हारा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। नाउ लास्ट मतलब 10 करने के बाद एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे। फिर आता है कि अगर मैम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंबर्स ऑफ ओवरसी कमिटी मतलब कंट्री लेवल पे जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ ओवरसी कमिटी से कोई भी सर्विस लेता है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, डन। आरबीआई मेंबर्स ऑफ ओवरसी कमिटी से कोई भी सर्विस लेता है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, डन। लेकिन एक मेगा एग्जेम्पशन आती है, और मेगा एग्जेम्पशन यहाँ पे क्या बोलती है कि अगर ये सर्विस जो ओवरसी कमिटी से ली गई है, ये जो सर्विस है ओवरसी कमिटी से जो आपने सर्विस ली है, ये सर्विस अगर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट की है, ये सर्विस क्या है, अगर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट की है, तो इन दैट केस यहाँ पे मेगा एग्जेम्पशन है, कोई भी आपको टैक्स नहीं लगेगा, देयर वुड बी अ मेगा एग्जेम्पशन। हमने अभी तक जीटीए की सर्विस की, एडवोकेट की सर्विस की, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विस की, ठीक है। फिर इसके बाद हमने स्पॉन्सरशिप सर्विस की। स्पॉन्सरशिप सर्विस में याद रखना वो गेम्स वाली चीजें नहीं आती। फिर कुछ एजेंट की बात की, इंश्योरेंस वाला एजेंट, ठीक है, रिकवरी वाले एजेंट की बात की, म्यूजिक कंपोजर वगैरह हैं उनकी बात की। आरबीआई अगर ओवरसी कमिटीज से क्या लेता है, मेंबर्स ऑफ ओवरसी कमिटी से सर्विस लेता है तो भी क्या है, मेगा एग्जेम्पशन है। फिर गवर्नमेंट अगर कोई भी सर्विस बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड को प्रोवाइड करती है आरसीएम में, लेकिन एक्सेप्ट फॉरवर्ड में इमूवेबल प्रॉपर्टी की रेंटिंग जाएगी। उसके बाद आपका सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वाली, एयरपोर्ट और वेसल इनसाइड आउटसाइड द एयरपोर्ट वेसल की जो सर्विस है वो, और आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर वो फॉरवर्ड में ही रहता है। फिर हमने किया था अगर कोई भी पर्सन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग देता है, किसको देता है, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, आरसीएम है। या फिर गवर्नमेंट क्या करता है, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी किसको देता है, रजिस्टर्ड पर्सन को देता है तो आरसीएम है। इन जनरल रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉरवर्ड है, बट यही अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दे तो आरसीएम है। इसका मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो क्या आएगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, सब्जेक्ट टू मेगा एग्जेम्पशन। इतनी चीजें हमने अभी तक कर ली। अब नेक्स्ट सेगमेंट पे मूव करते हैं। सेगमेंट बहुत इजी है, इजीली कवर होगा। बोलते हैं इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, इंडिविजुअल ही चाहिए। इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अगर फिर से बैंक या एनबीएफसी को सर्विस देता है, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, इंडिविजुअल पर्सन अगर बैंक वगैरह को, एनबीएफसी को सर्विसेज देता है सेल्स करने से रिलेटेड, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। बट ये इंडिविजुअल ही होना चाहिए, ये कोई बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म नहीं होना चाहिए। ये फर्म नहीं होना चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए। अब मेरी बात समझना, जब आप यहाँ पे इंडिविजुअल सेलिंग एजेंट की बात कर रहे हो तो किसको सर्विस दे सकते हो, बैंक और एनबीएफसी। जब आप यहाँ पे रिकवरी एजेंट की बात कर रहे थे, बैंक के रिकवरी एजेंट की, तो बैंक के रिकवरी एजेंट में कौन कवर है, तो बैंक के रिकवरी एजेंट में बैंक कवर है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कवर है, और साथ ही साथ नॉन फाइनेंशियल कंपनी वो भी कवर है। साथ ही साथ क्या कवर है, एनबीएफसी कवर है। मतलब है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बैंक, एनबीएफसी सब कवर है। इंडिविजुअल की बात करते तो इंडिविजुअल में सिर्फ बैंक एंड एनबीएफसी कवर है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कवर नहीं है। इस चीज को ध्यान रखना। और मैम अगर ऐसे ही कोई बिजनेस फैसिलिटी देने वाला, बिजनेस फैसिलिटेटर बैंकिंग कंपनी को सर्विस देता है तो भी आरसीएम है। बिजनेस फैसिलिटेटर के केस में सिर्फ बैंकिंग कंपनी, इंडिविजुअल के केस में, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के केस में बैंकिंग कंपनी एंड एनबीएफसी है, और नॉर्मल एजेंट में बैंकिंग कंपनी है, एनबीएफसी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, रिसिपिएंट, ये 3 लोग हैं। तो ये ध्यान रखना कब कहाँ कौन रिसिपिएंट है, नहीं तो गलतियों के चांसेस तो रहेंगे। फिर आते हैं इसी तरह क्या होता है मैम, बिजनेस करस्पॉन्डेंट। देखो बिजनेस करस्पॉन्डेंट भी क्या है, किसी के बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, अगर कोई बिजनेस करस्पॉन्डेंट, अगर क्या है कोई बिजनेस करस्पॉन्डेंट, अगर यहाँ पे क्या बोलते हैं कि कोई बिजनेस करस्पॉन्डेंट ने भी एजेंट रखा है अपना, मैं बिजनेस करस्पॉन्डेंट हूं, मैं लोगों के बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करती हूँ, बट मैंने भी कस्टमर लाने के लिए कोई एजेंट रख के रखा है।
तो जो एजेंट बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विसेज दे रहा है वहां पे बिजनेस करस्पॉन्डेंट इज द रिसिपिएंट ऑफ द सर्विस, उस पर भी क्या लगेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। कहाँ लिखा है ये देखो, तो 13 पॉइंट पे क्या लिखा है, 13 नंबर मेरा बोलता है अगर बिजनेस करस्पॉन्डेंट सर्विस देता, बिजनेस करस्पॉन्डेंट का एजेंट बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विस देता है तो भी क्या है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। डन। देन इसके बाद आते हैं सिक्योरिटी सर्विस। थर्ड हमारा जो 14th वाला है दैट इज रिलेटेड टू सिक्योरिटी सर्विस। सिक्योरिटी एजेंसी होती है, राइट। तो बोलते कोई भी पर्सन अगर सिक्योरिटी सर्विस देता है, अब कोई भी पर्सन में तो मैम रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल सब आ सकते हैं, बोलते यस कोई भी पर्सन, बस वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए। कोई भी पर्सन अगर सिक्योरिटी रिलेटेड सर्विस देता है एक रजिस्टर्ड पर्सन को तो आरसीएम रखो। मैम ऐसा क्यों, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी एओपी वीआई रजिस्टर्ड हो गए या फिर बड़ी चीज हो गई, वो अगर सर्विस दे रहे ना रजिस्टर्ड पर्सन को तो फॉरवर्ड नहीं रहने दो। लेकिन अगर मेरे वॉचमैन काका इंडिविजुअल है, वो क्या दे रहे, सर्विस दे रहे, सिक्योरिटी की सर्विस दे रहे और सपोज रजिस्टर्ड पर्सन को ही दे रहे, अब उनको तो तुम क्या नहीं करवा सकते, टैक्सेस नहीं भरवा सकते, तुम रजिस्टर्ड पर्सन को ही बोलोगे ना भाई तू ही कंप्लाइंस कर सारे। तो कोई भी पर्सन अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है और एक रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस देता है तब जाके हम क्या बोलेंगे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। लेकिन यहाँ पे जो सर्विस लेने वाला है वो गवर्नमेंट वाले नहीं होने चाहिए, मतलब गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी, वो लोग जिनका रजिस्ट्रेशन ही क्यों हुआ पता है, जिन्होंने अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाया है टीडीएस पर्पज के लिए। ये सेम चीज तुमने मेरे साथ पता है कहाँ पे पढ़ी है, ये सेम चीज तुमने मेरे साथ पढ़ के रखी है, कौन से टॉपिक में, जीटीए के टॉपिक में। तो मैम यहाँ पे क्या बोला, एक रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, नहीं एक सेकंड, कोई भी पर्सन, एनी पर्सन अगर सर्विस किसको देता है, रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। अब ये एनी पर्सन में बस बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे तो मैम लगेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, हम समझ गए। अब मैम कोई भी पर्सन का मतलब रजिस्टर्ड भी हो सकता है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है, बिल्कुल। अब हम बोल रहे हैं मैम एक रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहा है, कौन सी, ये सिक्योरिटी सर्विस, आप क्या बोलोगे, हम बोलेंगे आरसीएम लगेगा, ठीक है। मैम कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को, पर ये वही सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट वाला है जो टीडीएस पर्पस के लिए रजिस्टर हुए, यहाँ पे मेगा एग्जेम्पशन है, यहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तो एक्सेप्ट कर ही दिया, नहीं लगेगा, और मेगा एग्जेम्पशन में भी लिखा है कि यहाँ पे क्या नहीं लगेगा, तुमको टैक्स नहीं लगेगा। मैम अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन है, इसने क्या किया, ये बॉडी कॉर्पोरेट है, ये रजिस्टर्ड पर्सन है और बॉडी कॉर्पोरेट है और ये सर्विस दे रहा है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो याद है मैंने क्या कहा था, रजिस्टर्ड जो पर्सन दे रहा है सर्विस वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होनी चाहिए। अगर ये बॉडी कॉर्पोरेट है तो आप फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में पहुंच जाओ। मैम अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन, ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है पर सर्विस दे रहा है किसी और रजिस्टर्ड पर्सन को जो बॉडी कॉर्पोरेट है, अरे लेने वाला बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है, हमको उससे प्रॉब्लम नहीं है, हमने सिर्फ बोला देने वाला बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, तो ये हो गया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। लेने वाला तो सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन है, उतना ही बहुत है। मैम फिर से, ये रजिस्टर्ड पर्सन सर्विसेज दे रहा है एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को, क्या दे रहा है सर्विस, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो आरसीएम की बात आ ही नहीं सकती, क्योंकि आरसीएम तो तब लगेगा जब रजिस्टर्ड पर्सन को आप सर्विस दे रहे हो। यहाँ पे भी क्या आएगा आपका, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। मैम एक अनरजिस्टर्ड पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे, चलेगा, यहाँ पे भी आरसीएम आएगा क्योंकि एनी पर्सन लिखा है। बट मैम अगर यहाँ पे एक अनरजिस्टर्ड पर्सन दूसरे अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे तो ना क्वेश्चन ऑफ टैक्स ही नहीं आएगा ना, देयर वुड बी नो क्वेश्चन ऑफ टैक्स क्योंकि दोनों अनरजिस्टर्ड है। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी वाला पार्ट, अंडरस्टूड। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं किसके ऊपर, एक मिनट, इसके बाद हम आगे जाते हैं, बोलते हैं कि मैम सर्विस लेने वाला एक तो गवर्नमेंट नहीं हो सकती, एक और चीज यहाँ पे बोला है
कि अगर कोई पर्सन कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है तो उसको भी अगर आप ये सिक्योरिटी वाली सर्विस दे रहे हो तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कंपोजिशन स्कीम अभी आपने नहीं पढ़ा है, बट कंपोजिशन स्कीम का मतलब क्या होता है मैं बताती हूँ। देखो, रजिस्ट्रेशन के लिए कई जगह 40 लाख की लिमिट है, रजिस्ट्रेशन लेना है तो कई जगह 40 लाख लिमिट है, आपका थ्रेशोल्ड 40 क्रॉस होना चाहिए, कई जगह 20 लाख की लिमिट है। अब एक पानी पूरी वाले भैया को सोचो, उनका 20 या 40 लाख तो ऐसे ही क्रॉस हो जाता है, ऐसे ही क्रॉस हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर उनका थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ और अगर तुम उनको बोलोगे कि रजिस्ट्रेशन ले लो, तो उनको हर महीने रिटर्न फाइल करना, उनको एक अकाउंटेंट बिठाना पड़ेगा टैक्स इनवॉइसेस के लिए, क्योंकि जो रजिस्टर्ड है उसको जीएसटी कलेक्ट करना है, तो उनको हर पर प्लेट पानीपुरी पे जीएसटी भी कलेक्ट करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल वाले काम होने लग जाएंगे ना। एक ठेले वाले भैया के लिए, जो पानीपुरी वाले भैया है, चाय की टपरी वाले भैया, वो ये सब कैसे करेंगे? ऑल्दो उनका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होता है, प्रॉब्लम उसमें नहीं है। तो ऐसे केस में ना गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है जिसको बोलते हैं कंपोजिशन स्कीम, जहां पे आपका लिमिट 1 करोड़ से स्टार्ट होता है, और वहां पे आपको एनुअल नहीं, आपको मंथली नहीं, आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने, मतलब कंप्लाइंसेस कम रखे उन लोगों के लिए। तो अगर बोल रहे हैं कि ये सिक्योरिटी वाली सर्विस एक कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड पर्सन के लिए आप करते हो, तो भी आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा। कंपोजिशन वाला ये सब काम करने बैठेगा नहीं, ऐसा स्पेसिफिकली दिया है। जब मैं कंपोजिशन करवाऊंगी, मैं फिर तुमको रीरूट करवाऊंगी इस पे, तो तुम्हें और क्लियरेंस आएगी, ठीक है। देन ये बहुत अच्छी सर्विस है, इसको समझो। मैं डायरेक्ट लिख के बताती हूँ ये क्या है। ये बोलते हैं कि अगर कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई भी पर्सन लिखा है मैम, हाँ कोई भी पर्सन, ठीक है, पर ये पर्सन कौन नहीं होना चाहिए? अगेन बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए। तो कोई भी पर्सन हु इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट, एनी पर्सन हु इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट, अगर क्या करता है, अपनी मोटर व्हीकल देता है रेंट पे, अपनी मोटर व्हीकल किस पे देता है? रेंट पे। अब ये मोटर व्हीकल स्पेसिफिकली पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की ही होनी चाहिए। ये मोटर व्हीकल क्या होनी चाहिए? पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही होनी चाहिए। और अब आप किसी को अपनी मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए रेंट पे दे रहे हो, तो ऑब्वियसली यू विल चार्ज कंसिडरेशन, है ना। आप क्या चार्ज करोगे? कंसिडरेशन चार्ज करोगे। तो वो बोलता है इस कंसिडरेशन में फ्यूल कॉस्ट भी होना चाहिए। इस कंसिडरेशन में क्या होना चाहिए? फ्यूल कॉस्ट आना चाहिए। मतलब कंसिडरेशन में आपने क्या चार्ज किया? फ्यूल कॉस्ट चार्ज किया। और जो सर्विस ले रहा है, सर्विस लेने वाला सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट ही हो सकता है। ये जो सर्विस है ये जानी चाहिए सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट को। तो सर्विस लेने वाला फिक्स है, सर्विस देने वाला भी फिक्स है, टाइप ऑफ सर्विस भी फिक्स है। और साथ में बोलता है कि आरसीएम तभी लगेगा जब ये पर्सन 5% का एक ऑप्शन है इसके पास कि ये चाहे तो 5% पे टैक्स पे कर सकता है, इसलिए वो 5% चूज किया होगा तो आरसीएम लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटीज बनाना मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हमारा काम है मोटर व्हीकल रेंट पे देने का। मैम आपने क्या चूज किया है? 5% पे टैक्स पे करना या फिर 12%? मैंने कहा मैंने तो चूज किया कि मैं 12% पे टैक्स पे करूंगी। तो बस आपको लगेगा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, फिर आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ही भूल जाओ। फिर मैं बोलती हूँ नहीं मैंने तो 5% चूज किया है। तो 5% के बाद वो बोलता है आप कौन हो? सर्विस देने वाले। क्या आप एनी पर्सन हो? रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड? मैंने कहा मैं एनी पर्सन हूँ। तो एनी पर्सन हो। और दूसरे केस में मैंने कहा नहीं नहीं मैं तो बॉडी कॉर्पोरेट हूँ। बॉडी कॉर्पोरेट सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता मोटर व्हीकल वाली, अगर प्रोवाइड करेगा तो वहां पे आ जाओगे आप फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। तब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिकली बोला है कोई भी पर्सन सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, बट वो कौन नहीं होना चाहिए? बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए। तो हमारे इस केस में तो हम आगे मूव करके और चेकिंग करेंगे। मैंने अच्छा कोई भी पर्सन हो, हाँ बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो? मैंने कहा नहीं, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट होता तो मैं फॉरवर्ड चार्ज में चली जाती। फिर दूसरा सवाल मेरा, क्या मोटर व्हीकल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की है? मैंने कहा हाँ हाँ भाई पैसेंजर ट्रांसपोर्ट वाली है। और अगर मेरी मोटर व्हीकल गुड्स ट्रांसपोर्ट की होती तो फिर मैं कहाँ चली गई? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। फिर मैंने कहा कंसिडरेशन चार्ज किया है? मैंने कहा बिल्कुल। कंसिडरेशन में फ्यूल कॉस्ट इंक्लूडेड है? मैंने कहा हाँ। और अगर मैं बोल दूं ना तो मैं कहाँ चली गई? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। कहाँ चली जाऊंगी मैं फिर? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। फिर ऐसे ही इसके आगे क्या बोलता है कि लेने वाला कौन है? सर्विस लेने वाला।
सर्विस लेने वाला अगर एनी पर्सन है, सर्विस लेने वाला कौन है, सर्विस लेने वाला अगर एनी पर्सन है और एनी पर्सन नहीं है, सर्विस लेने वाला कोई और है, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। मैंने कहा यार सर्विस लेने वाला तो कोई और है, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, फिर चलेगा तुम फॉरवर्ड चार्ज में। और मैंने बोला कि सर्विस लेने वाला स्पेसिफिकली क्या है, मेरा बॉडी कॉर्पोरेट, काट के मैंने लिख दिया सर्विस लेने वाला बॉडी कॉर्पोरेट ही है। तो अब मैं बोलूंगी आप आओगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। मतलब यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा हर एक पॉइंट के ऊपर, एक एक चीज होना भी चाहिए, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट वाला होना भी चाहिए, फ्यूल कॉस्ट इंक्लूड, लेने वाला बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, देने वाला कोई भी हो सकता है बट बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए। और अगर इन्हें 12% में पे करना पसंद किया है तो इन दैट केस तो आप भूल ही जाओ यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। डन। नाउ कमिंग टू द लास्ट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी। अब लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी का मतलब है, सपोज मैंने क्या किया, मेरे पास बहुत सारे शेयर्स वगैरह हैं, बॉन्ड्स हैं, मैं चाहूँ ना तो उसको किसी को उधार पे भी दे सकती हूँ। अब मैं उधार पे आप अपनी सिक्योरिटी क्यों दोगे? सामने वाले बंदे ने पता है क्या किया है, सपोज करो ये मेरा शेयर है, मेरे पास ये एक शेयर है, ठीक है, ये मैं कौन हूँ, ओनर ऑफ द शेयर। अब सामने एक पर्सन है, उसके पास ये शेयर्स थे नहीं, बट उसको मार्केट में पता है क्या पता चला, कोई एक ऐसा बंदा है जो वो बोल रहा है कि अगर उस पर्टिकुलर कंपनी के मुझे शेयर मिल जाए ना, वो होंगी भले 500 की, मैं 1500 में भी खरीदने को रेडी हूँ। भाई इसका तो दिमाग चल गया, इसने कहा यार मेरे पास है नहीं वो शेयर, पर मैं बेचने का वादा तो कर लूँ। इसने क्या किया, बेचने का प्रॉमिस कर लिया, और फिर उसको पता था कि इसके फ्रेंड के पास, मतलब मेरे पास वो शेयर है, वो मुझसे उधार पे लेने आ गया, बोले मुझे उधार पे दे दो ना कुछ दिन के लिए, मेरे से उधार पे लिए मेरे शेयर, उसने उसको बेच दिए। अब वो क्या करेगा, मार्केट से वो 1500 में उसको बेच रहा है, लेकिन मार्केट में रेट थोड़ी ना 1500 है, वो मुझे सस्ते खरीद के वापस दे देगा। जब भी उसको खरीदने का मौका मिलेगा या फिर जो भी रीजन होगा, वो सस्ते में खरीद के मुझे दे देगा। उसने अपना कमीशन निकाल लिया, मुझे सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट चाहिए था, मैंने वो इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। इन दोनों को मिलाने का काम एक इंटरमीडियरी करता है। स्टॉक एक्सचेंज में तो कोई इंटरमीडियरी होगा ना, जिसको जो बताएगा कि खरीदना किसको है, बेचना किसको, इंटरमीडियरी होगा, रेंट पे किसको देना है, इंटरमीडिएट करेगा। तो ये जो सर्विस इंटरमीडियरी प्रोवाइड कर रहा है बोरोवर को, तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आएगा। इंटरमीडियरी टैक्स पे नहीं करेगा, बोरोवर क्या करेगा, बोरोवर को सारे कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। दैट इज व्हाट इज लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी, इसे ही बोलते हैं हम क्या, लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी। तो ये सारी की सारी 16 सर्विसेज जो थी ना, वो किसके रिस्पेक्ट में थी, सीजीएसटी के रिस्पेक्ट में। अब सिर्फ दो चीजें, और वो इतनी इजी हैं, जो आईजीएसटी के रिस्पेक्ट में देके रखी हैं। और एक सेकेंड, कहाँ है आईजीएसटी वाली, चलो बढ़िया, आप लोगों को आईजीएसटी वाली सर्विसेज है ही नहीं जो सीए फाइनल लेवल पे, तो आप तो इतने में ही खुश हो जाओ, क्योंकि 16 सर्विसेज हैं जो सीजीएसटी वगैरह से रिलेटेड है। इसके अलावा कुछ आईजीएसटी की भी सर्विस रहती थी, जिसमें आप एक सर्विस मेरे साथ ऑलरेडी सीख चुके हो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। जब भी सप्लायर इंडिया के बाहर होता है, वो इंडियन, यहाँ पे इंडिया में रहने वाले को कोई सर्विस देता है, तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे आईजीएसटी लगता है, और वही चीज इसमें इंक्लूड होती है जो सीए फाइनल लेवल पे है। तो आप पढ़ो या नहीं पढ़ो, आपने ऑलरेडी पढ़ लिया, क्योंकि आपको पता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे आईजीएसटी लगता है, वही चीज सीए फाइनल लेवल पे इसमें लिखी हुई रहती है। So this completes my overall explanation with respect to different reverse charge mechanism. अब एक मेरा डायरेक्टर वाला क्लैरिफिकेशन भी बनता है, और वो डायरेक्टर वाला क्लैरिफिकेशन तुम्हें याद है, डायरेक्टर एम्प्लॉय बनेगा या नहीं बनेगा, 192 में उसका टीडीएस डिडक्ट होगा या 194 जे में, वो पता है हम कहाँ कर चुके हैं ऑलरेडी, दैट वी हैव डन इन सप्लाई में। जब शेड्यूल 3 कर रहे थे ना, वो क्लैरिफिकेशन तभी हो गया तुम्हारी बुक में। अब यहाँ पे डायरेक्टर नाम से क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है, वो कहाँ है मैं बता देती हूँ, ये टैक्सेबिलिटी फॉर द रेम्युनरेशन ऑफ डायरेक्टर, वही चीज है जो यहाँ दी है। कैन यू सी, शेड्यूल 3 तुम्हें लिखा हुआ भी दिख रहा होगा, दिख रहा है शेड्यूल 3, स्कोप ऑफ शेड्यूल 3, हम ऑलरेडी शेड्यूल 3 में इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो दिस कंप्लीट्स माय चैप्टर नंबर 2 फॉर सी इंटर। कंपोजिशन स्कीम भी तो है मैम, इसमें हम करेंगे कंपोजिशन स्कीम, जरूर करेंगे, बट कंपोजिशन स्कीम हम करेंगे रजिस्ट्रेशन के साथ, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में अलग अलग टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन होते हैं। सेक्शन नंबर 22 इज अ टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन, देन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन,
देन आपका आता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, देन थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होने के बाद का रजिस्ट्रेशन, देन ये कंपोजिशन स्कीम वाला रजिस्ट्रेशन। तो जब मैं तुम्हें रजिस्ट्रेशन चैप्टर कराऊंगी तब मैं साथ में तुम्हें कंपोजिशन स्कीम वाला चैप्टर भी कंप्लीट कराऊंगी। So this complete my overall reverse charge mechanism and charge of GST for the purpose of CA Enter। इसका रिवीजन वीडियो अपलोड हो चुका है या फिर जब आप ये देख रहे होगे तब तक अपलोड हो चुका होगा, क्योंकि आज सुबह ही उसे रिकॉर्ड किया गया। तो वो रिवीजन वीडियो आप देख सकते हो अच्छे से। एंड अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो यार शेयर करने में कंजूसी मत करना, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट देने में कंजूसी नहीं कर रही, तो तुम इतना सा एफर्ट तो मेरे लिए कर ही सकते हो। दिस वुड बी काइंड ऑफ माई गुरु दक्षिणा फ्रॉम यू, कि शेयर कर दो, जिसको जरूरत लगेगी वो सब्सक्राइब कर लेगा चैनल को, एंड ऑब्वियसली हेल्प उसकी भी होने वाली है और कोई छुपाने वाली बात नहीं है, मेरी भी हेल्प होगी, क्योंकि तब स्टूडेंट्स को पता चलेगा बीइंग अ न्यू फैकल्टी मुझे अभी आपके सपोर्ट की जरूरत रहेगी। ओके, चलो, थैंक यू, बाय बाय।